Today, at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. These tests conducted today were with a fission device, a low-yield device, and a thermonuclear device. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अक्षय दिलोरी और आप देख रहे हैं लीगल टॉक्स विद अक्षय का नया एपिसोड। आज का मुद्दा लीगल से ज्यादा एक ऐतिहासिक मायने रखता है भारत के इतिहास में। एक ऐसा दिन अगर कोई भी भारतीय इसे पीछे मुड़ के देखेगा तो गौरवान्वित महसूस करेगा। 11 मई 1998, जब पूरा विश्व आश्चर्यचकित रह गया क्योंकि भारत ने उसी दिन सफलतापूर्ण परमाणु परीक्षण किया। जहां 11 मई को 3 टेस्ट किए गए, वहीं 13 मई को 2 और न्यूक्लियर टेस्ट किए गए। और इसी सप्ताह भारत ने 25वीं वर्षगांठ मनाई उसी ऐतिहासिक दिन की जिसे पोखरण 2 के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन तक पहुंचने के लिए भारत ने काफी संघर्ष किया। जहां इसकी नींव 1940 में रख दी गई थी, फिर लगभग 60 वर्ष क्यों लगे इसको अचीव करने के लिए। कब पोखरण 1 हुआ और क्या रोल विभिन्न प्रधानमंत्री, फिर वह चाहे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या अटल बिहारी वाजपेयी रहे, उनका क्या रोल रहा इस सफर में। और आज क्या मायने रखता है भारत का न्यूक्लियर स्टेट होना। इन सब के उत्तर मिलेंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से। भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को समझने से पहले हमें होमी भाभा को जानना बहुत जरूरी है, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहते हैं। ये होमी भाभा ही थे जिनके प्रयासों से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना हुई 1945 में, तब के बॉम्बे में। साल दर साल होमी भाभा ने प्रयास किया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ये समझ जाएं कि न्यूक्लियर एनर्जी भारत के लिए क्यों आवश्यक है और क्यों भारत को न्यूक्लियर एनर्जी पे इन्वेस्ट करना चाहिए। और आखिरकार भारत सरकार ने यह समझा और 1994 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की स्थापना की गई, जिसके फाउंडिंग डायरेक्टर भी होमी भाभा को बनाया गया। पर खैर, इन सब इंसिडेंट्स के बाद भी कुछ ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स थे जिसने मजबूर किया भारत को भी न्यूक्लियर पावर स्टेट बनने के लिए। वे कैसे ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स थे, आइए जानते हैं। सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट था चाइना से मिली 1962 के युद्ध में हार। उसी के साथ साथ 1964 में चाइना द्वारा किया गया परमाणु परीक्षण, भारत की बढ़ती चिंताएं संप्रभुता को लेकर, चीन की विमुखता और साथ ही साथ न्यूक्लियर पावर स्टेट्स की तरफ विश्व का राजनीतिक झुकाव बढ़ना। दूसरा प्रमुख कारण था तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जब तब की न्यूक्लियर पावर स्टेट से न्यूक्लियर गारंटी लेने का प्रयास किया तो उन्हें विफलता मिली। ये सब देखते हुए भारत ने अपना मन बदलने की शुरुआत की। और हद तो तब हुई जब 1965 में भारत पाक युद्ध में चीन ने खुले तौर पर पाकिस्तान का समर्थन किया। अब भारत 2 दुश्मन देशों से घिर चुका था और इसी से भारत की आंखें खुल भी गई कि अब आत्मनिर्भर बनना होगा। पर परमाणु हथियार बनाने की राह आसान ना होगी, इसका भारत को इल्म हमेशा से था। साल दर साल भारत की राह कठिन होती जा रही थी। 1968 में सभी परमाणु हथियार सक्षम देशों ने ये एक संधि का ऐलान किया जिसे नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कहा गया, जिसके तहत न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स को परिभाषित किया गया और कहा जो भी मुल्क 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु परीक्षण या परमाणु हथियारों से लैस है, सिर्फ वह ही न्यूक्लियर वेपन स्टेट कहलाएगी। उनके अलावा किसी भी देश को अनुमति नहीं होगी परमाणु परीक्षण करने की। भारत ने उस संधि पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। 1970 तक भारत तैयार हो चुका था अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए, जिसका जिम्मा
होमी बाबा की अचानक हुई मौत के बाद उनके उत्तराधिकारी विक्रम साराभाई ने लिया, जिन्होंने भारत की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को एक नई दिशा दी। बढ़ते वैश्विक दबाव के चलते भारत पर दबाव बढ़ता जा रहा था कि वह भी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन करे। अब सवाल बस एक ही था कि क्या भारत के पास वह राजनीतिक इच्छा शक्ति है कि जो वर्ल्ड ऑर्डर के अगेंस्ट जाकर न्यूक्लियर टेस्ट कर सके। ये इच्छा शक्ति भारत को इंदिरा गांधी के नेतृत्व में मिली जब 18 मई 1974 को बुद्ध जयंती के दिन भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिसका कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया, जिसे पोखरण 1 के नाम से भी जाना जाता है। पोखरण 1 का इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय इफेक्ट पड़ा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच से भारत पर प्रतिबंध लगने स्टार्ट हो गए। यूएस और कनाडा जैसे बड़े देशों ने तो कठोर सैंक्शंस लगाए भारत पर उन सैंक्शंस से ज्यादा भारतीय न्यूक्लियर जर्नी को धक्का तब लगा जब 1975 में इमरजेंसी लगाई गई और उसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के द्वारा नामंजूरी देना न्यूक्लियर टेस्ट को। 90 का दशक आते आते सोवियत यूनियन पूरा बिखर चुका था, जो कि प्रमुख तौर पर भारत का एक मिलिट्री पार्टनर था। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को फंडिंग मिलती ही जा रही थी यूएसए के द्वारा। अब भारत की चिंता लाजमी थी कि बढ़ती ही जा रही थी। इसी दौरान संयुक्त राष्ट्र में सीटीबीटी यानी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी का जो अमली जामा था उसको दिया जा रहा था। अब भारत की जो खिड़की थी, एक अवसर की खिड़की थी, वो धीरे धीरे बंद होती जा रही थी। दिसंबर 95 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने अनुमति दी कि न्यूक्लियर टेस्ट किए जाने चाहिए, पर वह भी हो ना पाए लॉजिस्टिकल और पॉलिटिकल रीजंस के कारण। घरेलू अशांति के कुछ वर्षों बाद आखिरकार 1998 में भारत को स्थिर सरकार मिली एनडीए के तौर पर और देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को बनाया गया। चुनावों से पहले भाजपा ने स्पष्ट रूप से अपने मैनिफेस्टो में न्यूक्लियर वेपन्स को भारत के हथियारों के बेड़ों में जोड़ने का वादा किया था, जो कि 11 मई 1998 को पूरा भी किया गया। जहां 1974 का परमाणु परीक्षण सिर्फ शांति के उद्देश्यों के लिए किया गया था, 1998 में किए गए परीक्षण ने भारत की पराकोटि को दर्शाया। पोखरण 2 के बाद फिर से इंटरनेशनल सैंक्शंस लगे भारत पर, मगर ये 1974 के मुकाबले में कुछ भी नहीं थे। खासकर भारत की ग्रोइंग इकोनॉमी और मार्केट को देखकर भारत अपना स्टैंड पर करार रखने में कायम रहा। अंत में आप सबको मैं वाजपेयी साहब की उस दौरान दिए गए लोकसभा में भाषण की एक झलक के साथ छोड़ता जा रहा हूं। पोखरण 2 के बाद उन्होंने लोकसभा में दिया था। उससे पहले आपको क्या करना है, आपको लाइक, शेयर, कमेंट अगर आप करना चाहते हैं और बेल आइकन जरूर दबाना है। धन्यवाद। आर्थिक प्रतिबंध हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सके। रक्षा संबंधी फैसले करने से हमें विरत नहीं कर सके। लेकिन परीक्षण के साथ हमने यह भी ऐलान किया कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे। नो फर्स्ट यूज।